आपकी मेज़बान खुशनवाज। तो नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो आलिमा बअमन, ताजिरा बतहारत है। एक ऐसी शख्सियत जिनके इरादे सुबह सादिक की तरह नेक और वाज़ेह है। इरादे ऐसे जो किसी फौलादी चट्टान से कम नहीं, जो दुश्मनों से लड़के नहीं बल्कि उनके दिलों को जीत कर हराना जानती है। सुना है बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो नाजरीन, अहमद फराज की इसी शेयर के साथ आज हम आपकी मुलाकात मशहूर ताजिर, समाजी कारकुन और अब जो सियासत में अपना लोहा मनवाने वाले NUT की कौमी सदर डॉक्टर नुमैरा शेख से है। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसा कि जिस मुकाम पे इस टाइम आप पहुंची हैं वो हालांकि बहुत ही ऊंचा मुकाम है, शायद कोई पहुंच पाता है इस मुकाम पे। तो सबसे पहले मैं हमारे नाजरीन जहां जिस मुकाम पे आप हैं, तो जाहिर सी बात है हर कोई जानना चाहेगा कि आप इस मुकाम पे कैसे पहुंची, आपका बचपन कैसा गुजरा, आपकी तालीम कैसे हुई, आपको तालीम के दौरान किन मुश्किलात का सामना अगर करना पड़ा है तो किन हालात में आपकी तालीम हुई, क्या इस बारे में कुछ थोड़ी सी रोशनी डालेगा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से जो है ऐसी फैमिली में पैदा हुई कि जो हमारी फैमिली बिजनेस फैमिली थी और ज़्यादा लड़कियों की तालीम पर तवज्जो नहीं देते थे। मगर मैंने थोड़ा बड़ी हुई तो मैंने तालीम पर तवज्जो खुद की दी और उसके बाद तालीम सीखती हुई और मैं फील की, मैंने महसूस किया कि अपने कौम के बच्चों की जो तालीम है वो एकदम से अच्छी होना चाहिए और सारे समाज में जो है तालीम को फैलाना चाहिए। तो इस बुनियाद पर मैंने एक छोटी सी स्कूल भी स्टार्ट की अपने इरादों पर, अपने इस पर। तो जाहिर से बात है उस वक्त काफी मुकाबले करना पड़ा। उसके बाद वो छोटी सी स्कूल, बच्चे बढ़ते बढ़ते लड़कियां 6 थे, 6 से मैंने शुरू किया तो फिर 10 हुए, 20 हुए, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में अल्लाह के फजलो करम से वो चल रहे हैं। मगर जाहिर से बात है कि काफी मुकाबले आए और क्योंकि अपने भी लोगों में कुछ लोग ये पसंद नहीं करते कि औरत ये सारे चीजों को चलाए, ये सारे चीजों को देखभाल करे। उसके बाद तालीमी निजाम का सिलसिला जारी ही रहा और सबसे पहले मैंने बच्चों के दिमाग में नहीं बल्कि बड़ों को बिठाकर पढ़ाना और पढ़ाई की अहमियत क्या है, वो पढ़ने के बाद उनके लिए क्या फायदा होगा। और मैंने खरिये में जाके जो है सालों साल काम की हूँ और खवातीन में खासकर से औरतों में मैंने काम किया है और औरतें भी काफी अच्छा रिस्पांस दिए और उसके लिए काफी बड़ी मेहनत हुई। तो जब उनके दिल बन गए तो फिर उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। तो काफी बच्चे आज तालीम हासिल कर रहे हैं। अब काफी मेरे जरिए से काफी सौों के, हजारों के स्कूल शायद बच्चों के लिए चल रहे हैं। तो मैं अपने आप को ये तालीमी कदम में कदम उठाते हुए बहुत ही बड़ी खुशनसीब समझती हूँ। मैडम, यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूँ कि रुकैया शेखावत जो कि हिंदुस्तान की पहली औरत जिन्होंने शायद औरतों के लिए पहला स्कूल जिन्होंने स्टार्ट किया, अगर मैं उनके साथ आपको कंपेयर करूँ तो शायद गलत नहीं होगा। तो मैम, इसके साथ ही एक और बात जानना चाहेंगे कि जब आपने शुरुआती दौर में आप मतलब छोटी थी, आपके पेरेंट्स में से किन का ज्यादा मतलब आपकी लाइफ पे असर, जिनकी वजह से आप मुतासिर हुई, हम ये जानना चाहते हैं। और सबसे पहले कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे बहुत ज़्यादा भरोसा और उसके बाद जब मैंने कुरान को स्टडी किया तो उसमें अल्लाह ने बार बार इल्म पे जोर दिया कि इल्म सीखो, इल्म सीखो। तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा, फिर उसके बाद मैंने जो है अपने घर में अगर माँ बाप के तरफ जो अगर देखना चाहूँगी तो मेरे अब्बा जो है बहुत ही स्ट्रांग थे और बहुत स्ट्रांग और बिजनेसमैन थे और उन दिनों में तकरीबन उनका सारे इंडिया में अपने अपने छोटे मुकामात पर, बड़े मुकामात पर जो भी था उनका बिजनेस था। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे जो सबक मिला हिम्मत अफजाई का तो वो मेरे अब्बा से ही मिलता था, क्योंकि वो हर हालत में जो भी उनके सामने मुकाबले आते थे, जो भी आते थे, उन चीजों को फेस करके बड़े मजबूती के साथ रहते थे। उसके साथ अम्मी का भी बहुत सपोर्ट है और उसके साथ मेरी पूरी आसपास की मेरी जितनी भी फैमिली है, जो मेरे लोग हैं, उन्होंने मुझे, मेरे कम्युनिटी के लोगों ने भी, दूसरे मेरे शहर के लोगों ने भी, सब ने भी, जहां पर भी मैं जाके खड़ी हुई वो लोग सब मुझे साथ दिए और बहुत सारा हिम्मत अफजाई किए और हर मुश्किल में सामना करने के बाद मुझे अल्लाह ने सक्सेस दिया।
मैम, आपकी लाइफ से बचपन से कोई ऐसा वाक़या जिस वजह से आप मतलब बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुई, कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो आपके बचपन में कि जिसकी वजह से आपको लगा कि मतलब नहीं, मैं भी जो मर्द हूँ के शाना बशाना काम कर सकती हूँ, कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो? बहुत सारे वाकये तो जो है कि पेश आते रहे, और पेश आने के लिए जो सबसे बड़ा वाकया कि हमारे दौर में वहां पर हमारे विलेजेस में छोटे बच्चियों को शादी कर देते थे, जबकि उनको पसंद भी नहीं होता था। तो ऐसे काफी चीजें मेरे सामने आते रहे और उनके लाइफ जो है काफी डैमेज होते रहे, और उसके बावजूद भी जो है लड़कियों के लिए ये बताया जाता था कि वो अब दुनिया में कुछ नहीं कर सकती। ये चीज मेरे दिमाग में बैठ जाती थी हमेशा। और खासकर से मेरे भी जो दूसरे फैमिली के जो रिश्तेदार हैं वो भी इसी तरह से बोल कर बताते थे कि औरत कुछ नहीं कर सकती, उसका काम होता है बर्तन धोना, कपड़े धोना और घर में खाना पकाना, और उसके बाद जो है उसकी लाइफ वैसे ही गुजर जाएगी। उसके बाद उसे कुछ भी ना कुछ फैसला लेने का हक होगा, ना वो कुछ बोल सकती, ना वो कुछ बता सकती। और मैंने सुना भी नहीं, बल्कि मेरे आसपास के जो माहौल था उस माहौल को मैंने ऐसे ही देखा था कि कोई भी जो है किसी भी तरह से करने का नहीं। बल्कि मैंने अपने किताबों को जब स्टडी करके देखा तो फिर मुझे लगा कि ये सब गलत बोल रहे हैं, और मैंने सबसे पहले अपने ही कौम के लोग जो मुझे सवाल करते थे, मैंने उनको अपने ही किताबों से जवाब दिया कि ऐसा कहीं भी नहीं है कि हम सब कुछ भी करते हैं। तो मैं जो मुतासिर हुई तो काफी जो है वाकयात आए, काफी लोगों ने हंगामे किए, काफी लोगों ने जुल्म किए, काफी लोगों ने क्या क्या बहुत सारे किए, मगर मुझे सब भी जो है उस संभाल कर, और अल्लाह ने सब्र भी दिया। उसके बाद जो है मुझे सक्सेस अल्लाह ने दिया। मैंने कोई भी जिंदगी का जो भी हादसा गुजरा, मैंने उस हादसे को देखकर कमजोर नहीं पड़ी। सबसे पहली बात, वो जो भी हादसा आता मैं उसके बाद और ज्यादा मजबूत होती थी, और ज्यादा मजबूत होती थी कि चलो ये सब आते रहते हैं, हमको तो जो है अपना काम करना है। जब हम काम अच्छा करते हैं और हमारे दिल में कॉन्फिडेंस है कि जो काम हम अच्छा करते हैं, तो फिर हम जरूर विन करते हैं हर काम में भी। जैसे कि आप इस टाइम मतलब कि कामयाब ताजरा है, एक कामयाब एंटरप्रेन्योर है, जैसा कि आपने बताया कि आपको इन सब मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जाहिर सी बात है कि जैसे कि और औरतों को भी ऐसे ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। तो आज आप इतनी कामयाब हो गई, आपने सब चीजों को, जैसे जो सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी में होता है, वो सब चीजों से उभर के आप आई है। तो जिन सब मुश्किलात का सामना आपको पहले करना पड़ता था, वो कहाँ तक, क्या अभी भी आपको वैसे कुछ मुश्किलात या ऐसी चीजों का सामना करना पड़ रहा है जैसे आपको पहले, जबकि मतलब आप स्ट्रगल कर रही थी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, या फिर अभी वो सब मुश्किलात है आपकी कामयाबी के साथ साथ वो खत्म हो गई? और कामयाबी जितनी बड़ी मिलती है तो एक नेचुरल सी बात है कि मुश्किलात भी उसके पीछे से और वैसे ही रहते हैं, वो खत्म तो नहीं होते। और जितना हम कामयाब होते जाएंगे और हमारे पीछे भी लोग वैसे ही बड़े बड़े लोग होते हैं। जब छोटे लेवल पे होते हैं तो छोटे लोग सताते ही, घर वाले आसपास के लोग सताते ही। फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस भी इसलिए स्टार्ट किया कि मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि गरीबों को पढ़ाना है, गरीबों को ऊपर लेके जाना है, गरीब बच्चों को तालीम देना है। हमारे बच्चे सब बगैर तालीम के बर्बाद हो जाते हैं। उनकी उम्र में 12 साल की उम्र में उनकी शादी कर देते हैं, फिर वो घर को जाते हैं, वहां संभल नहीं पाते, फिर वो आ जाते हैं, सारी जिंदगी बर्तन ही धोना पड़ता है, किसी के नीचे ही रह के जीना पड़ता है। मुझे उन जिंदगियों को अच्छा करना था, तो मैं ये सोच रही थी कि ये बच्चियों को जो है मुझे अच्छा करना है। तो उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। पहले जब बच्चियां मेरे पास आके रहते थे, अभी भी आप जानती होंगी कि तिरुपति में 1000 लड़कियां हॉस्टल में हैं, जो 1000 लड़कियां पढ़कर बाहर निकली हैं। और वैसे अलग अलग इदारों को मैं काफी जो है रोज सुबह शाम भी आकर पढ़ के जाने वाले भी। तो फिर उसको मैंने जो है उसमें कंप्यूटर तालीम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक सारी चीजें मैंने शुरू किया। तो उसके लिए तो सबसे पहले फंड रिक्वायरमेंट होता है। इस तरह से करना है तो सारे लोग मजाक करते थे कि औरत जाकर इतना कैसे बना सकेगी, एक लड़की जाके ये कैसे बना सकेगी। सब लोग बहुत मजाक करते थे। मैं कहती थी कि अल्लाह अगर चाहेगा तो जरूर मैं बनाऊंगी। तो फिर मैंने एक दिन ऐसे सोचती रही। कभी अपने फैमिली के भी लोग कहते थे कि कितना बजट हम खर्च कर सकते हैं, और इतना बजट तो मतलब नहीं हो सकेगा, अभी ये जो साल में बजट है आपके जो काम ही ये बजट से बहुत ज्यादा है। तो फिर जाहिर से बात है उनकी भी जितनी जितनी हैसियत होती है उतना ही वो कर सकते हैं। तो फिर मुझे एक दिन समझ में आया कि मुझे खुद से कमाना होगा, मुझे खुद से करना होगा, मुझे खुद से पैरों पे खड़ी होना होगा, और इसके लिए जो है मुझे काम करना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिजनेस स्टार्ट किया।
सबसे पहले गोल्ड ज्वेलरी बनाना, लोगों को मतलब सप्लाई करना वगैरह सब कुछ। फिर उसके बाद मैंने जो है टेक्सटाइल का, फिर उसके बाद फूडेक्स का, और तरह तरह के बिजनेसेस मैंने स्टार्ट किया। और अल्लाह की भी मदद मेरे साथ हो गई। और बिजनेस करने के लिए भी मेरे जो औरतें थे, जो साथ में रहते थे, जो पढ़ाई के लिए आते थे और बच्चों के लिए कोशिश करते थे, वही औरतों ने मुझे जो है अल्हम्दुलिल्लाह साथ दिए। और साथ देने के बाद जो है अल्लाह ने आज उनको भी बड़ी ऊंचाई पे पहुंचाया जो साथ आए, और मुझे भी बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचाया। ऊंचाई पर अल्लाह ने इस तरह पहुंचाया जो कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह से कैसे होगा, उस तरह से कैसे होगा। जो लोग पहले हंसते थे उन सब के लिए एक चैलेंज हो गया, और मेरा वो उनका जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने दे दिया सालों के बाद। और तकरीबन जो है मैंने बिजनेस के लिए 1998 से 20 इयर्स करीब करीब होने आ रहा है। तो मैंने बहुत लंबा स्ट्रगल किया, नेशनल से इंटरनेशनल। नेशनल में तो करना अलग बात होती है, चलो कोई शॉप खोल लिए वगैरह सब कुछ भी, तो मगर नेशनल से इंटरनेशनल तक जाना, अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना और वहां पर सेलिंग होना, वहां के पेमेंट्स आना वगैरह बहुत सारी चीजें रहते हैं। इसमें काफी लोग बिजनेस में पॉलिटिक्स से भी ज्यादा अटैक करने वाले होते हैं कि इनका बिजनेस ना चले। उसके बावजूद भी मैंने हिकमत से हर चीज को भी हैंडल किया है और अल्लाह ने सक्सेस दिया है। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने वोन इदारे, अपने वोन स्कूल्स चलाती हुई लाखों के लोगों को जो है मदद भी कर रही हूँ। तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ। आप सारे लोगों को भी समझ में आ रहा है कि एक औरत चाहे तो वो पढ़ाई भी कर सकती है, और वो एक औरत चाहे तो बिजनेस भी जो है कर सकती है। उसके अंदर सब टैलेंट होते हैं, मुझे यही दुनिया को बताना है। आपने बिल्कुल सही बात कही। जैसे कि आप अभी मशहूर ताजरा बन गई है, आप एक मशहूर एंटरप्रेन्योर है, आप लाखों की तादाद में कहा जाए तो लोगों को मतलब जीने का फराहम कर रही है। लेकिन मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस शोबे में भी आपने एक ऐसा शोबा चुना, यानी कि फाइनेंस, गोल्ड एंड ज्वेलरी। अगर बात करें ख्वातीन की तो बहुत ही कम ख्वातीन होंगी जो इस फील्ड को चुनना चाहेंगी, क्योंकि ज्यादातर जो ख्वातीन है उनका ये कि मतलब सिलाई कढ़ाई बुनाई उस चीज में हम, लेकिन आपने यहाँ पे भी कुछ ऐसा फील्ड चुना फाइनेंस की। मतलब बहुत ही ख्वातीन शायद इतना कलेजा रखती होंगी जो इस चीज में जाए, और मर्दों के शाना बशाना मतलब इसमें क्या कैसे आपका ये हुआ कि मतलब मैं इसी चीज में गोल्ड ज्वेलरी में जाऊं, फाइनेंस में जाऊं? और मैंने सर्च किया बिजनेसेस के बारे में, तो मैंने सिक्योर बिजनेसों को चॉइस की। सिक्योर बिजनेस है मतलब चीजों की खराब हो जाना, सड़ जाना, ऐसे चीजों में हम जो है उसको जल्दी से बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो चीजों में काफी ये हो सकता है। तो इसलिए मैंने गोल्ड को और ज्वेलरी को, टेक्सटाइल को, प्रोडक्ट को मैंने चुना। और गोल्ड हमारा होलसेल भी है और ज्वेलरी भी है, शोरूम भी है। अब लिंक चेन सारे इंडिया में शॉपिंग मॉल भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। तो अल्लाह की मदद है। मैं हर काम में भरोसा ना इंसान पे करती हूँ ना पैसों पे, मेरा भरोसा अल्लाह पे होता है कि अल्लाह मेरी मदद करेंगे तो ये काम हो जाएगा। वाकई अल्लाह ने मेरी मदद वैसे ही किया है। कोई भी चीज मैं जब उस पर भरोसा करती हूँ, उससे मानती हूँ कि मेरा ये काम होना चाहिए, तो वो काम अल्लाह के फजल से हो जाता है। मैंने जो सबसे बड़ी ताकत सपोर्ट की जब मानती हूँ तो मैं मेरे अल्लाह की ताकत को मानती हूँ, जो कि रात और दिन मेरे साथ रहता है। और वो हमेशा जो है रात और दिन में जब भी उससे दुआ करती हूँ तो वो मेरे लिए कबूल करता है और सक्सेस भी देता है। इसलिए हाँ, जो लोग दुनिया वाले जो दुनिया की नजर से देखती कि ये चीज है, ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, ये पॉसिबल नहीं है, मैं उसको पॉसिबल करके बताती हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह की ताकत पे ये आता है कि अल्लाह चाहेंगे तो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट कोई मुश्किल नहीं होता है, वो आसानी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैडम, अपना तिजारत में अपना सिक्का जमाने के बाद आपने सियासत का रुख किया, मतलब कैसे हुआ आपका, कैसे माइंडसेट बन गया कि अब तिजारत में, जैसे कि आप लाखों की तादाद में लोगों की मदद कर रही है, तो सियासत का रुख करने पे आप थोड़ा सा नजरसानी करिए, क्यों आपने इसकी तरफ अब रुख किया? जी, मैंने तो जो है कि देखा कि मैंने सोशल वर्क किया, और सोशल वर्क करके लाखों की औरतों को, यानी इंडिया की तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में अपने औरतें हैं और अपने स्टेट्स में औरतें ही, कभी कभी ऐसे मीटिंग्स होती हैं जिसमें लाखों की औरतें भी आ जाती हैं। तो वहां पर एक एक की एक एक मुश्किल होती है, एक एक की एक एक चीज होती है, और ये पैसे देने से हल होने वाले मसले नहीं है। अभी मैंने किसी औरत को, उसकी भूखी है, मैंने उसको बोल दिया चलो तुम 10 साल तक रख लेना और तुम महीने महीने में खाने खा लेना, मगर कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं कि वो पैसों से हल नहीं हो सकते। तो अभी कभी कभी मैंने देखा कि मुझे कुछ जिंदगी के ऐसे हालात, कुछ ऐसे वाकयात, जब मैं वुमेन्स राइट में काम करती थी, तो जिसमें तकरीबन जो है एक महीने में मेरे पास 500 से ज्यादा, 600 से ज्यादा कंप्लेंट आते थे। तो उसके अंदर ऐसे कंप्लेंट आते थे कि एक बच्ची आके सिसकियां लेके बोलती थी कि
मेरे बाप ने मेरे साथ जबरदस्ती की। मतलब वो औरत अब कहाँ जाएगी, उसके साथ कैसी इंसाफ होगी। और कहीं पर कोई माँ आती कि स्कूल में मेरी छोटी बच्ची के साथ ऐसा बुराई हो गई, कहीं पर कोई औरत आके बोलती कि मेरा शौहर, मेरे घर वाले मुझे ऐसा जुल्म कर रहे हैं कि मैं हमल गिरा दूं इसलिए कि सोनोग्राफी में लड़की है। और कभी कोई बच्ची आके ये बोलती कि मेरे बाप इतने गरीब हैं, अभी पैसा नहीं दे सकते, मगर उसके बावजूद भी जो है मुझे रात दिन सताया जा रहा है कि बेटा पैदा हुआ है तो चैन डालो, और बेटा पैदा हुआ है तो ये करो, मुझे हीरो होंडा दिलाओ, अभी रमजान का महीना आ गया तो तुम्हारी माँ को बोलो ये दिलाओ, तुम्हारे बाप ने क्या दिलाया है। ये ऐसी चीजें मुझे बिल्कुल से बिल्कुल औरतों के लिए हिला के रख दिए। फिर उसके बाद मैंने पार्लियामेंट पे नजर डाला। पार्लियामेंट में मैं हमेशा देखती थी, लोकसभा में देखती, राज्यसभा में देखती, तो मुझे लगता कि कभी भी जो है, कभी 2 औरतें बैठते, कभी 3 औरतें बैठते, कभी 200 मर्दे। अगर कोई बात पे चीख मारते हैं लोकसभा राज्यसभा में, तो जब 200-300 औरतें चीख मारते हैं, जो ये 2 औरतों की तरफ में देखती, बेचारे ऐसे खामोश बैठ जाते हैं, कैसे उठेगी उनकी आवाज। हालांकि बिल सैंक्शन करने के लिए 33% बिल जो है चाहिए हमको, तो वो बिल के लिए 16 साल से जो है अभी तक भी वो पेंडिंग पड़ी हुई है। कोई भी उसके ऊपर साइन नहीं करता। क्यों नहीं करते? कि पूरे एमएलए, पूरे एमपी मर्दे हैं। जाहिर से बात है कि वो नहीं चाहते कि 33% जो है औरतें आ जाएं। कौन चाहेंगे कि औरत घर छोड़कर जो है कि वहां तक भी पहुंच जाए? चाहेंगे तो भी नहीं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पहले हमारी खवातीन की मीटिंग हुई थी, हमारे मसलों पे काफी डिस्कस हुआ था। तो फिर हम सोचे कि अभी कभी कभी ऐसा हुआ, एक वाकया हमको बहुत हिला दिया कि एक लड़की को जो है हमारे पास ये बात आई कि वो लड़की को जो है शौहर ने, उसके घर वालों ने जान से मार दिए, और जान से मारने के बाद उसको फिर कपड़े पहना के, मेकअप करके, उसके घर में मैयत लाके खय होकर इंतकाल हो गई करके लाके सुला दिए। हालांकि बच्ची ने 1 हफ्ता पहले बताया था कि नहीं, मैं अब इस बार जाऊंगी तो मुझे जान से मार देंगे। फिर भी माँ बाप ने जुल्म करके जो है उसके ऊपर भेज दिए। तो फिर वो वाकया ऐसा था कि फिर जब उसको पोस्टमार्टम किया गया, उस बच्ची को, जब मैं वहां पर गई, मैं बोली नहीं, हम नहीं दफन करेंगे इसको हम पोस्टमार्टम कराएंगे। तो उस वक्त उसके जिस्म पे 70 से ज्यादा मार लगे हुए थे। तो उसके बाद हमने पुलिस के पास कंप्लेंट किए, सब कुछ, और उसको अरेस्ट भी करे। तो एक एमएलए का, एमपी का फोन आ गया कि बोले बच्ची दीवानी थी, वो अपने जिस्म पे मारने लगी। बहुत सारी चीजें हमने देखा है। तो फिर हम सोच रहे थे कि अगर हम बिलियन भी खर्च कर लो, हम खैरात भी कर दो गरीबों को, सब कुछ। और दूसरी चीज ये उजागर हो गई कि बजट सेंट्रल से मिलियन पास होते हैं। 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ कोई छोटी बात नहीं होती है। वो करोड़, औरतों को हमने ये दे दिया, औरतों को हमने वो दे दिया, औरतों को हमने ये दिला दिया। जब हमारी औरतों की टीम जाके वहां सर्च करती है तो बोलते हैं कि बजट में 100 करोड़ बता रहे हैं कि ये एरिया के औरतों को 100 करोड़ दिया है, यानी गरीबों को, औरतें नहीं बल्कि सारी इंसानियत को। और उनको हमने ये बनाने के लिए, जब हम जाके वहां पूछते हैं तो कहते हैं कि हमारी तो कोई झोपड़पट्टी नहीं हटी, सिर्फ टीवी के स्क्रीन के ऊपर बता रहा है कि हमने उनको घर दे दिए। एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी चीजें देखा। तो फिर हमारे जो टीम है उसने फैसला किया कि स्ट्रांग हमको स्टेप लेना है, और हमको जो है एक पार्टी, नेशनल पार्टी बनाना है, और नेशनल वाइज कंटेस्ट करना है। ये 33% वो बिल क्या पास करती, हम खुद सेलेक्ट होके जाके बैठ जाएंगे तो क्या कर सकते हैं? फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, जाहिर से बात है। 33 क्या 50 भी बैठ सकते हैं, 50 क्या 60 भी बैठ सकते हैं, क्योंकि भारत में 64 करोड़ वुमेन्स हैं। तो 64 करोड़ वुमेन्स होते हुए भी उनको 33% बिल नहीं मिलना, क्यों? वहां पर के आज भी वो फीलिंग 70 साल होने के बाद भी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों को बराबरी है, मर्द को, औरत को, सबको बराबरी है, मगर आने के बाद भी मगर औरत को देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। वो वहीं पे दबी पड़ी है। अगर कोई एमएलए बन भी जाती है किसी से टिकट लेके, उसको उसी की बात मानना पड़ता है, उसका जो प्रेसिडेंट होता है, और उसको उसी की बात हो। इसलिए हमने खुद वन पार्टी बनाया है, और इंशाअल्लाह पूरे इंडिया में कंटेस्ट करेंगे, और 4200 सीट्स पे कंटेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह। देखते हैं 33% क्या, मुझे लगता है 19 में हम 40% खुद जाके बैठेंगे इंशाअल्लाह। कुछ मसले हैं जो पैसों से हल नहीं होते। सब लोग मुझे कहे कि तुम बिजनेस वुमेन हो, बिजनेस वुमेन है तो आपको तो बिजनेस करके खामोश रहना चाहिए, और ये पॉलिटिक्स में आने की क्या जरूरत है। बहुत सारे हमारे मसाइल ऐसे हैं जो सिर्फ पॉलिटिक्स से ही हल हो सकते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाके ही उसको चेंज कर सकते हैं, बगैर एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर से हम कितना भी खर्च कर लो वो चेंजेस नहीं हो सकते। जैसे कि अभी मतलब आजादी के 70 साल भी बीत गए, लेकिन अभी अगर हम नजर डालें पूरी हिस्ट्री पे तो शायद हमें कोई एक आध मतलब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मिलेंगी। हमको पूरी मतलब 70 साल में 16 जो है चीफ मिनिस्टर्स हैं
जो लेडीज हैं, जबकि 29 स्टेट्स हैं हमारे पास। 29 स्टेट्स में इन पूरे 70 साल में हमारे पास खाली 16 चीफ मिनिस्टर हैं। हाल ही में शशिकला से के बगैर 3 चीफ मिनिस्टर हैं हमारे पास। वसुंधरा राजे है, महबूबा मुफ्ती है और ममता बनर्जी है हमारे पास। तो ये आपकी बात से मैं इसलिए बिल्कुल सहमत हूँ कि मतलब हमको इक़्तिदार में आके ही जो मसले हैं उनको जड़ से उखाड़ना है। लोग डरते भी हैं कि औरत कैसे सियासत संभाल सकती है, और औरत को क्या सियासत संभालने आता है? तो औरत घर भी संभाल सकती है, तालीम भी संभाल सकती है, स्कूल भी संभाल सकती है, सियासत भी संभाल सकती है। और दूसरी बात भी मैं बताऊं, जब तक इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे दूसरे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, इस तरह उन्होंने संभाला देश को। और जयललिता तमिलनाडु में थे, तो उन्होंने जब तक सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, उनके मौत तक कोई और चीफ मिनिस्टर नहीं बना। तो इसका मतलब औरत इतने अच्छे से संभाल सकती है। जैसे ही बंगाल में ममता बनर्जी है, तो वो भी इस तरह संभालती है कि अब कोई मेरे ख्याल से दूसरे आना बड़ा मुश्किल की बात हो जाती है। तो मेरे ख्याल से जो औरत जिस काम को संभालती है वो सारे चीजों को देखकर संभाल सकती है, क्योंकि औरत के बगैर हर चीज बिखर जाती है। चाहे वो घर क्यों ना हो, चाहे ऑफिस क्यों ना हो, चाहे कोई भी चीज, उसके अंदर संभालने की सलाहियत अल्लाह ने दे रखी है। हमको दुनिया को यही बताना है कि औरत भी सब कुछ चला सकती है। जी मैम, तो आपकी जो पार्टी है MEP महिला एम्पावरमेंट पार्टी, जो हाल ही में लॉन्च हुई है, तो उसके लिए आपके पास क्या शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स है? आपको अपने गोल्स अचीव करने में आपका रोड मैप है, कुछ बताएंगे सर? जी, अचीव करने के लिए देखो, पार्टी तो नई है मगर ग्रुप 20 साल पुराना है जो इस पे काम करता है, और रोड मैप भी तैयार है। अभी एट प्रेजेंट कर्नाटक में हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कर्नाटक में जो है हमारा इलेक्शन कंटेस्ट होगा, और इंशाअल्लाह जो है मैं 224 सीट्स पे भी जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कोशिश कर रही हूं, और कैंडिडेट भी मुख्तलिफ जगहों से सिलेक्ट हुए हैं, और इंशाअल्लाह इलेक्शन के सामने उनको अनाउंस भी किया जाएगा। और इंशाअल्लाह जो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, अगर लोग मुझे जिताएंगे, और हमारा एक बेहतरीन मैनिफेस्टो भी जो है इंशाअल्लाह लॉन्च होने वाला है। अगर सरकार MEP की बन गई तो इंशाअल्लाह जो 70 साल में जो नहीं हुए वो चेंजेस मैं 5 साल में करके बताती हूँ, क्योंकि जो बजट थी वो मुझे पता है। अगर जो बजट होता है उसमें से अगर 30% भी लोगों पे सही से खर्च कर दे तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं रहेगी, क्योंकि कर्नाटक में बिजली का प्रॉब्लम है, आज भी पानी का प्रॉब्लम आज भी है। यहाँ तक कि मैं एक प्रोग्राम में गई थी, वहां स्कूल में बच्चों को बाथरूम नहीं है, पीने पानी नहीं है, छत टूट गया है, उसमें बारिश आ गई तो बच्चे पढ़ नहीं सकते। बहुत सारे प्रॉब्लम, ये काम सब सरकार के होते हैं। जो बजट होते ही वो मेन उन चीजों के ऊपर जो है रखना है। हमको क्या है, बड़े बड़े बुलेट ट्रेनों की जरूरत नहीं है, हमको बड़े बड़े ब्रिजों की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े प्रोजेक्टों की जरूरत नहीं है। हम आम लोगों को जो है सिर्फ खाने की जरूरत होती है, हमको अच्छे रास्तों की, रोडों की जरूरत होती है, हमको जो है पढ़ाई की जरूरत होती है। हमको यहाँ के किसान सुसाइड कर रहे हैं, हजारों के तादाद में हमारे किसान जो है बेंगलुरु में सुसाइड कर रहे हैं। उनके लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है, उनके लिए हमारे पास कोई बजट नहीं है, उनके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो कितने लोग आते हैं, कहते हैं इलेक्शन के वक्त में कि हम किसानों के लिए सब कुछ भी करेंगे, बाद में तो किसान इतने सुसाइड करके मर जाते हैं हजारों की तादाद में, मगर उन पर कोई भी तवज्जो नहीं देता है। तो मेरा ख्याल है कि MEP इंशाअल्लाह जब आएगी तो वो सबसे पहले मजबूर और गरीब तबकों पे फोकस करेगी कि उनको कैसा ऊपर उठाया जाए, उनको कैसे अच्छा रखा जाए, उनके लिए किस तरह के हम इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए। जो गरीब है, जो ऑटो खरीदना है, जो टैक्सी खरीदना है, अगर गवर्नमेंट कुछ बजट इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए रखे तो उसमें कोई कमी नहीं हो सकती। तो बहुत बजट बड़े बड़े होते हैं मगर काम जो है बहुत कम होते हैं। तो एक अच्छे इरादों से हम ये काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद भी है कि अल्लाह की जात से इंशाअल्लाह हम विन करेंगे। जी मैम, इंशाअल्लाह। तो आपने अभी सियासत में कदम रखा है, तो आप सियासत में किसी को अपना आइडल मानते हैं? जैसे कि आपके इरादे तो बहुत नेक है, मतलब पता चल रहा है कि आप मतलब ये खाली बातों में नहीं, होने भी वाला होगा इंशाल्लाह। तो आपका कोई आइडल है सियासत में जिनके आप मतलब जिनको आप मानती हो कि हाँ मुझे ऐसे काम करना है? जी। और मेरा दूसरा सवाल कि आप जब इक्तिदार में आएंगी तो क्या आप किसी के साथ अलायंस है, मतलब आपका कि मैं इस पार्टी के साथ अलायंस करूंगी? जी, सबसे पहले तो मैंने अभी अलायंस का नहीं सोचा है, हम तो टोटल कंटेस्ट करने का सोच रहे हैं। अगर वैसा कभी हो भी गया तो हमारे टर्म्स कंडीशन पे जो पार्टी उतरेगी हम उससे अलायंस हो सकते हैं आगे चलकर, क्योंकि जब हमारे कुछ बातें होते हैं, हमारे जो कुछ कानून होते हैं, हमारे जो चीजें होते हैं, अगर उस पर कोई बात के लिए अग्री हो जाए तो फिर हम उसके बाद हो सकते हैं। अभी ऐसा कुछ भी सोचा नहीं है।
जी मैम, तो आप महिला एम्पावरमेंट पार्टी यानी कि ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना, तो कुछ ऐसा आपने सोचा है कि जैसे कि ख्वातीन, अगर हम ख्वातीन की बात करें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फिर इन पर्टिकुलर लोअर कास्ट हायर कास्ट उसमें भी प्रॉब्लम है, और हायर कास्ट की औरतें देखें और फिर उनमें भी प्रॉब्लम्स है, तो आप इस चीज को कैसे मतलब देखेंगी बाद में जब इक़्तिदार में आएंगी, तो कैसे आप इन सब मतलब ख्वातीन के मसाइल इकट्ठे लाएंगी, इसके लिए कुछ मंसूबा? हमारी पार्टी क्या है कि पार्टी का एजेंडा जो है महिला एम्पावरमेंट पार्टी है, और उसका स्लोगन है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, और हम इंसानों के लिए इंसाफ लाना चाहते हैं भारत के अंदर। और अगर हमारे इसमें मर्दें भी अगर इख्तिदार में आ गए, मर्दें भी जीत गए, तो उनका पहला फोकस होगा औरतों की भलाई का काम करना। अगर उनके सफ में मर्दें औरतें हैं तो सबसे पहले वो औरतों पे ध्यान दें और उनके मसले को जो है वो क्लियर करें। और दूसरी बात आपने जो कहा कि बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं औरतों के जो रेंज भी हैं वो भी अलग अलग रेंज हैं, तो इंशाल्लाह उसी हिसाब से फैसला करेंगे कि उनको क्या क्या जरूरत होती है। जैसे थोड़े हाई रेंज के हैं वो लोगों के पास लीगल बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। कुछ औरतें ऐसे होते हैं कि वो बाहर बात जाएगी, शर्मिंदगी की वजह से वो अपने सारे जिंदगी के लिए वो अपने हुकूक खो जाते हैं। तो जब हमारा इख्तिदार आ जाएगा तो गवर्नमेंट ऐसा एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करेगी जो औरतें घर में बैठे बैठे मोबाइल में लैपटॉप से वो कंप्लेंट कर सके। वो कंप्लेंट जैसा पहुंचे 24 आवर्स के अंदर जो है उसके पास एक लीगल लॉयर जाए और उसको बैठकर पर्सनल बात करे कि उसके क्या वाकया है। अगर वाकई में वो कंप्लेंट सही है तो तहकीक करके जो भी मुजरिम होगा उसके खिलाफ जो है केस दर्ज किया जाएगा और उसको जो है वो औरत को इंसाफ मिले। और उसी तरह से कोर्ट में, आज हमारी औरतें कोर्ट में जाती हैं तो कोर्ट में उनको कब इंसाफ मिलती है? एक आने के लिए हियरिंग 3 साल हो जाता है, 4 साल हो जाता है। काफी औरतें तो बूढ़ी हो चुकी हैं जो कंप्लेंट हिम्मत से दर्ज भी कर ली। तो इस तरह से हम लोग एक बहुत अच्छी तब्दीली लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मर्दों ने भी मुझसे सवाल किया है कि क्या ये पार्टी औरतों की है? मैंने कहा कि नहीं, वो पार्टी वो मर्द की है जो अपनी बहन की इज्जत करता है। ये पार्टी हर वो मर्द बेटे की है जो अपने माँ की इज्जत करता है। तो इसमें कोई भी नहीं है, मर्द औरत, भारत का हर नागरिक इसमें शिरकत कर सकता है। क्योंकि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ देखते हैं तो उसमें कोई मजहब नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ है कि हम भारत के लोग हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम सबको एक ही इंसाफ है, हम सबको एक ही सजा है, हम सबको एक ही ये है, सारी चीजें हमारे लिए एक ही है भारत के अंदर। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पीस है। मैं वो पीस को फिर से भारत में वापस लाना चाहती हूँ। और ये कम्युनल वायलेंस होते हैं हर जगह, हिंदू मुस्लिम, इस चीज को जो है भारत से मैं खत्म करना चाहती हूँ। हमारी दूसरी आवाज भी वो होगी कि पॉलिटिकल के नाम से इन चीजों को जो है दूर रखा जाए और ये बातें बोलकर जो है पॉलिटिक्स करके लोगों को तकलीफ ना पहुंचाए किसी भी तरह से, क्योंकि चाहे हिंदू रहे चाहे मुस्लिम, हम भारत के नागरिक हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या कोई लिख के दे सकता है कि मुसलमान में बुरा इंसान नहीं है? मुसलमान में भी अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। क्या लिख के कोई दे सकता है कि हिंदू में अच्छे बुरे लोग नहीं है? तो हिंदू में भी अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं। मैंने हिंदूज में भी इतने अच्छे लोगों को देखा है जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मुझे बात करते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं। उसमें भी बुरे लोग होते हैं, अपने लोगों में भी बुरे लोग होते हैं। कोई भी कम्युनिटी का बंदा आकर मुझे ये कह दे कि ये सारे लोग, मैं स्टाम्प कर दूंगा कि ये लोग बड़े अच्छे हैं, ऐसे लोग नहीं है। तो इसलिए कभी भी अगर टारगेट बनाते हैं तो जो मुजरिम है उसको टारगेट बनाना है। कभी भी कुछ बोलते हैं तो हमको चाहिए कि जो गुनाह किया उसके बारे में बोलना है। पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना ये बात बहुत ही गलत है, चाहे हिंदू भी क्यों ना हो। अगर कोई एक हिंदू ने गलत किया तो पूरी हिंदू कम्युनिटी ऐसी है बोलना है गलत है। कोई एक मुस्लिम गलत किया तो पूरे मुस्लिम ऐसे है बोलना गलत है। कोई भी कम्युनिटी हो, किसी भी कम्युनिटी को टारगेट बना के एक पूरी कम्युनिटी को बोल देना एक गुने की बात, एक गलत की बात, जबकि एक कम्युनिटी लाखों की करोड़ों की तादाद में होती है। एक इंसान गलत करता है तो पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर लेते हैं इंडिया में, और न्यूज में भी चलते रहते हैं उसकी बेहजे। तो मुझे लगता है कि ये सब फजूल और बेकार है। 1 घंटा हिंदू मुस्लिम की लड़ाई न्यूज में लड़ते हैं, क्या फायदा है, किसको फायदा है? जो छोटे बच्चे देख रहे हैं उनके अंदर कम्युनल वायलेंस पैदा हो रहा है, उनके अंदर जो भारत की मोहब्बत की गीत है वो दूर होती जा रही है। अच्छा ये लोग वो है, ये लोग ये है, ऐसा बच्चों के भी जहन में आ रहा है। तो हमको चाहिए कि उन बच्चों के जहन में ऐसे बातों को लाए, बेटा हम भारत में हैं,
हम सबको मिलजुल के जीना है, हम सब एक है, हम सबके हुकूक है। हाँ, मजहब की जगह पे भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कितनी अच्छी इजाजत दी है, और वैसा तो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ये नहीं कहते कि आप अपने मजहब पे आजादी से ऐलान करते हुए, प्रचार करते हुए आपको जीने का हक है, मगर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये हक है कि हम प्रचार करते हुए आजादी के साथ जी सकते हैं। कोई किसी पे भी मजहब पे जी ले तो उसको कोई रोक टोक नहीं है, उसको फुल्ली आजादी है, वो जैसा रहना चाहे रह ले। वो काले कपड़े पहन ले, वो पीले कपड़े पहन ले, वो हरे कपड़े पहन ले, वो कुछ बोल ले, वो कुछ कर ले, कुछ भी कर ले, किसी को कुछ भी रोकने की ये नहीं है। फिर भी कुछ कम्युनिटीज डैमेज करने की कोशिश करते हैं दूसरे कम्युनिटीज को। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीजों को भी जो है अपनी पार्टी फुल्ली काम करेगी। जब औरतें सुधर जाएंगे ना तो ये चीजें चलेगी, क्योंकि एक माँ 4 बच्चों को बिठा के समझा देगी बेटा ये काम करना गलत है, तो मेरे ख्याल से भारत के काफी हिस्सों से ये चीजें खत्म होते चले जाएंगे इंशाल्लाह। जी, जैसा कि आपने कहा कि मतलब भारत में ऐसा कोई कहीं पे भी ऐसी आजादी नहीं है, ये बात सही है बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड में नहीं है जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है। लेकिन ऐसा लग रहा है अभी जो हालात हो रहे हैं, जैसे कि कम्युनलिज्म हर जगह पे चल रहा है, नफरत के आड़ में या मतलब मजहब की आड़ में सब जगह पे मतलब कम्युनलिज्म चल रहा है। तो शायद ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये खाली पेपर पे अब लिख के रह गया है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, आप एक एमएलए को जाके पूछिए कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नहीं पता। एक एमपी से जाके सवाल करिए कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको कभी उसमें स्टडी ही नहीं किया, बस टिकट मिल गई, पैसे थे, खड़े हो गए, जीत गए, अब जिंदाबाद मुर्दाबाद, इतना ही है। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बैठ के सुकून से स्टडी करेंगे तो इतना पीस है, इतना पीस है, इसमें किसी के राइट्स को भी डैमेज करने का किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। हालांकि उसके बावजूद भी लोग इसको भूल गए हैं, और भूलते हुए लोग जो है कम्युनल बातें करना, नहीं हमारे ये रेट्स हैं, हम इतने परसेंट ही, हम उतने परसेंट ही, ये नहीं है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई 2% भी है, 1%, 0.1% भी है, तो जब भी पूरे इक्वल राइट्स है, और उसको और भी ज्यादा राइट्स है, जो माइनॉरिटी होते हैं उनके लिए और ज्यादा राइट्स है, उसके लिए बहुत अच्छे राइट्स है। तो इसलिए ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, लोग इस तरह से होते हैं। अब वो लोगों को सुधारेंगे कौन? लोग ही सुधार सकते हैं, लोग ही उनके अंदर बदलाव ला सकते हैं। मगर वो क्या है, लड़कर धरने बैठ के झगड़ के नहीं, उनको सच्ची बातें बताकर, सच्चाइयां बताकर कि क्या है। अभी यहाँ से ऊपर बोलते हैं कि यहाँ राइट हो गया, वो राइट होता है पॉलिटिकल की वजह से, मगर लोगों को पता नहीं होता है, हाँ उसने मार दिया, चलो तुम भी मारना शुरू करो। तो ऐसे सारे चीजों को लोगों को समझाना चाहिए, पब्लिक मीटिंग्स लेना चाहिए, और हमारा वही पूरा प्रोग्राम बन रहा है कि हम ये सारे चीजों को दिलों से पहले रिमूव करें। बाद में हम कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं, पहले दिलों से तो निकालें उन चीजों को। जी मैडम, आपका जो आपकी पार्टी है महिला एम्पावरमेंट पार्टी, क्या ये महिला तक ही सीमित है, या मतलब ये जो किसान लोग हैं, जो माइनॉरिटी है, दूसरे लोग हैं, उनके लिए भी ये लड़ेगी? कुछ आप इसके बारे में। महिलाओं का मतलब क्या था कि महिलाओं को पॉलिटिक्स में आने के लिए महिला एम्पावरमेंट पार्टी कहा गया। तो ये पार्टी तो किसानों की भी है, हर वो किसान की आवाज बनेगी जिसके साथ मुश्किल हो रही है, जिसके साथ तकलीफ हो रही है, हर वो गरीब की आवाज बनेगी जिसका हुकूक मारा जा रहा है। ये पार्टी तो सबके लिए काम करेगी, और जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी का मतलब कि हर इंसान के लिए इंसाफ लाने की कोशिश करेगी। इसका मतलब है कि इन जनरल ये सबके लिए, इन पर्टिकुलर बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, आपकी पार्टी का विजन और मिशन तो समझ आ गया आपकी बातों से। यहाँ पर मेरा एक आखिरी सवाल ये होगा कि बहुत सारे लोग, नौजवान, खातिन आपको रोल मॉडल के तौर पे जाहिर सी बातें मानते हैं, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है, जो आपके जैसा बनना चाहते हैं कि हाँ हम भी ऐसे काम करें, हम वहाँ उस पोजीशन पे पहुंचे? आपका उनके लिए, ख्वातीन और नौजवान के लिए क्या मैसेज आएगा? मैं ख्वातीन के लिए यही मैसेज देना चाहूंगी, जो भी महिलाएं या ख्वातीन मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगी कि जिंदगी के हर मूड में, हर चीज में जो है वो कामयाब हो सकती हैं। और हमारे पार्टी का सिंबल भी डायमंड रखा गया है। तो डायमंड का मतलब ये होता है कि डायमंड में कुछ वेस आते हैं, कुछ रोशनी निकलती है। तो मैं समझती हूँ कि भारत की हर महिला के अंदर कुछ ना कुछ किरणें हैं, कुछ ना कुछ रोशनियां हैं, कुछ ना कुछ वो कर पाती हैं। वो बड़ी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी क्यों ना हो, उसके अलावा बिल्कुल पढ़ी लिखी भी ना हो,
मैंने देखा है कि कई औरतें जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती है, उनके अंदर बेशक इतना बड़ा टैलेंट होता है कि एक बैरिस्टर बनकर भी उतना काम कोई नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चाहूंगी कि वो सब हिम्मत अफजाई के साथ आगे बढ़े और अपने हुकूक को जो है लेने की कोशिश करें, और वो भारत को अच्छा बनाने के लिए एक हिस्सेदार बन जाएं, और वो अपने बच्चों को भी जो है इस तरह के बातों की ट्रेनिंग दे ताकि वो बच्चे भी जो है कि सुधर जाए। और मैं यूथ को भी, जो लोग जॉबलेस हैं और जो लोग तकलीफों का सामना कर रहे हैं, अभी हाल में लोगों के बिजनेस भी बहुत डाउन हो गए हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो मैं ये दूंगी कि आप हिम्मत से जो है एक अच्छी जगह पर साथ देंगे तो अल्लाह भी साथ देगा और वो कामयाब भी होंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम बातचीत में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।